दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी प्राथमिक शिक्षक प्रश्न पत्र सेट 3 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग सेट 1 और सेट 2 को पढ़ चुके हैं। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। आज हम लोग सेट 3 के जितने सारे क्वेश्चन हैं वे सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? कालीबंगा से। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। कालीबंगा राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे स्थित हड़प्पाकालीन स्थल है। यहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य अलंकृत ईंट, चूड़ियाँ, लकड़ी की नाली आदि के साक्ष्य मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग का युद्ध लड़ा गया था। इस युद्ध में दोस्तों 1 लाख लोग मारे गए थे तथा 1,50,000 लोग बंदी बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? विविताध्यक्ष। मौर्य काल में चारागाह के अध्यक्ष को विविताध्यक्ष कहा जाता था। गुप्त काल में पोग किसे कहा जाता था? न्यायालय को। न्यायालय को दोस्तों गुप्त काल में पोग कहा जाता था। गुप्तकालीन न्याय व्यवस्था में सम्राट सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था। उस समय न्यायालय के 4 वर्ग होते थे, राजा का न्यायालय, दूसरा पोग, तीसरा श्रेणी और चौथा कुल। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है? काव्य दर्शन ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। इसके अलावा नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका ये सारे हर्षवर्धन से संबंधित हैं। नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली ये सारे रचना हर्षवर्धन से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर डी काव्य दर्शन ये हर्षवर्धन से संबंधित नहीं है। मंदसौर अभिलेख का संबंध किस शासक से है? यशोवर्मन से। मंदसौर अभिलेख का संबंध दोस्तों यशोवर्मन शासक से है। मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार किसने पराजित किया था? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को भारत में पहली बार पराजित किया था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा और जानेंगे। गौरी का प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। 1178 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, परंतु भीम द्वितीय ने उसे माउंट आबू के निकट पराजित किया था। यह भारत में मोहम्मद गौरी की पहली पराजय थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति किस शासक ने अपनाई थी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ये दोस्तों दिल्ली सल्तनत में विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई थी। इसके बारे में हम और बात करते हैं। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने विद्रोहियों के प्रति दुर्बल नीति अपनाई थी एवं कहा कि मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमानों का रक्त बहाने की मेरी आदत नहीं है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा का आरंभ किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने सैनिकों को नगद वेतन देने का प्रथा आरंभ किया था। अद्वैतवाद मत को प्रतिपादक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकराचार्य। अद्वैतवाद मत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने।
निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने न्याय की प्रसिद्ध जंजीर लगवाई थी? जहांगीर ने। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? लेन पोल ने। निम्नलिखित में से किसने दारा शिकोह को लघु अकबर कहा था? लेन पोल ने। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? गुरु हरगोविंद। किस सिख गुरु ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय के रूप में परिवर्तित किया था? गुरु हरगोविंद। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय। विजयनगर के किस शासक के काल में अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की? देवराय द्वितीय के शासन काल में। वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। वांडीवास का युद्ध दोस्तों 1760 ईस्वी में हुआ था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे। तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के दौरान। 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से पराजित किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर प्रथम आक्रमण के समय मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईस्वी में। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ था। 23 जून 1757 ईस्वी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला एवं रॉबर्ट क्लाइव यानी अंग्रेजों के बीच यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजयी हुई। अगला क्वेश्चन है, फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमद उल्ला ने। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमद उल्ला ने। किस इतिहासकार ने बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाको राज्य की संज्ञा दी थी? के.एम. पनिक्कर ने। के.एम. पनिक्कर ने दोस्तों बंगाल के 1765 ईस्वी से लेकर 1772 ईस्वी के मध्य कालखंड को डाको राज्य की संज्ञा दी थी। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। बंगाल में 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी के बीच हो रहे आर्थिक लूट के कारण इतिहासकार के.एम. पनिक्कर ने इस कालखंड के शासन को डाकू राज्य की उपमा दी थी। अगला क्वेश्चन है, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? रमेशचंद्र दत्त ने। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक दोस्तों रमेशचंद्र दत्त हैं। इसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ा सा। राष्ट्रवादी नेता रमेशचंद्र दत्त ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि 1901 में लिखा गया था, में धन निष्कासन सिद्धांत पर बल दिया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था? 1813 का अधिनियम के माध्यम से। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करते हैं। 1813 के चार्टर एक्ट में कुछ प्रावधान दिए गए थे, वो प्रावधान को हम लोग जान लेते हैं। पहला प्रावधान है क्या कि भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपये खर्च करने का प्रावधान किया गया था। दूसरा, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया गया था। और तीसरा, ईसाई मशीनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, आत्मीय सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था। राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा का गठन 1814 ईस्वी की वेदांत सोसाइटी, 1816 ईस्वी कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, 1823 ईस्वी तथा ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी की स्थापना की थी।
अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खां थे। पागलपंथी विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? करम शाह के नेतृत्व में। पागलपंथी विद्रोह यह करम शाह के नेतृत्व में हुआ था 1813 से 1831 ईस्वी के बीच। यह धार्मिक पंथ, सत्य या समानता एवं बंधुत्व आदि पर बल देता था। अगला क्वेश्चन है, सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन के। सन 1881 ईस्वी का प्रथम कारखाना अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? लॉर्ड रिपन वायसराय के काल में। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। लॉर्ड रिपन के समय प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके माध्यम से 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किस रचना का प्रकाशन किया था? इंडियन ओपिनियन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडियन ओपिनियन का रचना का प्रकाशन किया था जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका प्रवास पर थे उस समय। इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान गांधी जी द्वारा इंडियन ओपिनियन नामक पत्र का प्रकाशन किया गया था। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली। किस गवर्नर जनरल द्वारा सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू किया गया था? लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने के लिए लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर पत्रेक्षपण अधिनियम पारित किया था। अगला क्वेश्चन है, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 ईस्वी में। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास 1908 ईस्वी में किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया था। इस बम कांड में मिस्टर कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था? सैयद हैदर रजा ने। सैयद हैदर रजा ने ये दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। किस उदारवादी नेता को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी को दोस्तों दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। इस पर हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेंगे। उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी को दी ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। वे पहले भारतीय थे जो उदारवादी दल की ओर से 1892 ईस्वी में किंग्सबरी से ब्रिटिश संसद के सदस्य चुने गए थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई? सबसे बाद में दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन, ये घटना घटित हुई। सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार चंपारण सत्याग्रह, ये घटना घटित हुई थी जो कि 1917 ईस्वी में हुआ था, चंपारण सत्याग्रह। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद असहयोग आंदोलन जो कि 1920 ईस्वी में हुआ था। और सबसे लास्ट में स्वराज पार्टी का गठन जो कि 1923 ईस्वी में हुआ था। एक बार हम लोग फिर से अच्छी तरह से देख लेंगे। असहयोग आंदोलन ये दोस्तों 1920 ईस्वी में हुआ। स्वराज पार्टी का गठन ये 1923 ईस्वी में हुआ। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 ईस्वी में और चंपारण सत्याग्रह ये 1917 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में
निम्न में से किसने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि को त्याग दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन था। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे। गांधी जी द्वारा किया गया प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह 1917 था तथा प्रथम जन आंदोलन असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। निम्नलिखित में से किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। लॉर्ड इरविन 1926 से 1931 ईस्वी के सुझावों पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन वर्ष 1928 ईस्वी में भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 ईस्वी को जर्मनी के पोलैंड पर आक्रमण के साथ प्रारंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गवर्नर जनरल, संबंधित घटनाक्रम, यानी जो दोस्तों गलत सुमेलित किया गया है उसे हम लोगों को चुनना है। लॉर्ड हिडिपन, कम्युनल अवार्ड 1932, ये दोस्तों गलत है। इसके अलावा लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव 1940 ईस्वी सही है। डलहौजी व्यक्तिगत सिद्धांत सही है। चैम्सफोर्ड द्वैध शासन ये भी सही है। इस पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। लॉर्ड विलिंगटन 1931 से 36 ईस्वी के कार्यकाल के दौरान कम्युनल अवार्ड 1932 ईस्वी घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, झंडा गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया था? श्यामलाल प्रसाद द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। श्यामलाल प्रसाद द्वारा दोस्तों झंडा गीत लिखा गया था। झंडा गीत यानी विजयी विश्व तिरंगा प्यारा की रचना श्यामलाल प्रसाद ने की थी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सी कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है? जायकॉव डी ये दोस्तों कोविड-19 वैक्सीन डीएनए आधारित वैक्सीन है। विश्व की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन जायकॉव डी है। इस वैक्सीन को जायडस कैडिला द्वारा निर्मित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, कौन सा संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों NAFED। ये संगठन ऑपरेशन ग्रीन को कार्यान्वित करता है। ऑपरेशन ग्रीन योजना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की है, जिसके कार्यान्वयन का कार्य नेफ्ट यानी NAFED एजेंसी करती है। इस ऑपरेशन में टमाटर, प्याज तथा आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले वायस और भी कृषि उत्पादों को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? वित्त मंत्रालय द्वारा। वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य किस आयु के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों में शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे।
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 ईस्वी में की गई थी। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। वह उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं कहलाते हैं खनिज आधारित उद्योग। विनिर्माण उद्योग में जो खनिज कच्चे माल के रूप में उपयोग होते हैं खनिज आधारित उद्योग यानी मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कंद फसलों में से किसी गरीब का मित्र कहा जाता है। गरीब का मित्र दोस्तों आलू को कहा जाता है, पोटैटो को गरीब का मित्र कहा जाता है। कंद फसलों में आलू को गरीब का मित्र कहा जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान स्थित है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान ये दोस्तों गांधीनगर में स्थित है। केंद्रीय कांच तथा मृत्तिका अनुसंधान संस्थान कोलकाता में स्थित है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स ये हैदराबाद में स्थित है। और केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क का स्थापना कब हुआ था? 1950 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में दोस्तों दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ यानी सार्क का स्थापना हुआ था। इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। सार्क का फुल फॉर्म होता है दोस्तों द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। इस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क यानी द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था। इसका मुख्यालय काठमांडू में है। इसके सदस्य देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल हैं। हम लोग एक बार फिर से अच्छी तरह से क्लियर कर लेते हैं कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। इसकी स्थापना सार्क की स्थापना दोस्तों 1950 ईस्वी में हुआ था। सार्क में कुल सदस्य देशों की संख्या 8 है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव एवं अफगानिस्तान शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन सही है। मैन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड सही है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मन एवं पोलैंड सही है। मैग्नी नॉट रेखा फ्रांस एवं स्पेन ये दोस्तों गलत है। इस पर थोड़ा हम लोग चर्चा करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एवं देश, मैकमोहन रेखा जो है दोस्तों ये भारत एवं चीन है। मैग्नी नॉट रेखा ये जर्मनी एवं फ्रांस हो जाएगा। मैन रहीम रेखा रूस एवं फिनलैंड। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी एवं पोलैंड। डुरंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र ये तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र तमिलनाडु में स्थित है। IGCAR को 1971 में स्थापित किया जाता था। इस केंद्र में स्थित फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर विश्व में अपनी तरह का पहला रिएक्टर है जो प्लूटोनियम यूरेनियम मिश्रित कार्बाइड ईंधन का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कितने द्वीपों का नाम परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है?
21। 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी पराक्रम दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत में सबसे बड़े सैन्य अलंकरण परमवीर चक्र प्राप्त 21 विजेताओं के नाम पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के 21 बड़े अज्ञात द्वीपों का नामकरण किया गया। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? राइट आंसर MF हाइड्रा। दुनिया की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम MF हाइड्रा है। नॉर्वेजियन कंपनी नॉरलैंड ने तरल हाइड्रोजन पर चलने वाली दुनिया की पहली फेरी MF हाइड्रा को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। यह फेरी बैटरी और तरल हाइड्रोजन ईंधन सेल दोनों का उपयोग करती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉफिक्स को किस महासागर में गिराया? प्रशांत महासागर में। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉफिक्स को किस महासागर में गिराया? प्रशांत महासागर में। इस पर थोड़ा हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 10 मार्च 2023 को अपने 12 वर्ष पुराने उपग्रह मेगाट्रॉफिक्स 1 MT1 को पृथ्वी की कक्षा से प्रशांत महासागर में सफलतापूर्वक नीचे उतारा गया। इस उपग्रह को 3 वर्ष के लिए मौसम की जानकारी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन इसने 12 वर्षों तक ही सेवा दी। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, सातविनी राबुका किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? फिजी के। सातविनी राबुका फिजी के नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन हैं? नोवाक जोकोविच। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 के विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT कानपुर। हाल ही में किस भारतीय संस्थान ने कृत्रिम हृदय तैयार करने में सफलता हासिल की है? IIT कानपुर। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। किस वर्ष तक भारत ऊर्जा स्वतंत्रता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? 2047 तक। मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। मृदु उत्तक एक प्रकार का सरल उत्तक है। निम्न कथनों पर विचार करें। प्रयुक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है? सही कथनों को दोस्तों हम लोगों को देखना है। सही है, कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है। कवक में क्लोरोफिल का अभाव होता है, ये दोस्तों सही है। इसके बाद थैलोफाइटा वर्ग के पौधे का शरीर जड़, तना एवं पत्तियों में विभेदित नहीं रहता है, ये भी सही है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 4 ये दोनों सही हैं। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग है हेपेटाइटिस। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से। दुधारू पशुओं का रोग एंथ्रेक्स होता है बैक्टीरिया से। रसांकुर पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, छोटी आंत में। रसांकुर पाया जाता है छोटी आंत में। अवायवीय श्वसन कोशिका के किस भाग में होता है? कोशिका द्रव में। अवायवीय श्वसन ये कोशिका द्रव में होता है। जब फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। जब फाइब्रिनोजेन प्लाज्मा से अलग हो जाता है तो फाइब्रिनोजेन रहित प्लाज्मा को कहा जाता है सीरम। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। एस्ट्रोजन स्रावित होता है अंडाशय द्वारा। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से बनता है जायगोट। मूल भौतिक राशियों की संख्या है 7। मूल भौतिक राशियों की संख्या है दोस्तों 7।
लंबाई, द्रव्यमान, समय, ये सारे मोल राशियों के ही उदाहरण हैं। निम्न में से कौन सा यह से कथन असत्य है या है? असत्य कथनों को दोस्तों हम लोगों को चूज करना है। दूरी में केवल परिमाण होता है, असत्य है। विस्थापन अदिश राशि है, असत्य है। विस्थापन की दर को त्वरण कहते हैं, असत्य है। उपर्युक्त सभी कथन दोस्तों असत्य हैं अर्थात गलत हैं। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संतुलित बल। यदि किसी वस्तु में बल लगाने से उसमें कोई त्वरण उत्पन्न नहीं होता है तो वह बल कहलाता है संतुलित बल। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है। यदि कोई वस्तु किसी द्रव्य में डूब जाती है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा? ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सत्य होगा। वस्तु का भार उत्प्लावक बल से अधिक है, ये सत्य है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है सघन माध्यम से विरल माध्यम में। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, वह है लाल रंग। श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वर्ण यानी रंग सबसे कम विचलित होता है, लाल रंग दोस्तों ये सबसे कम विचलित होता है। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध में क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। चालक की लंबाई बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ता है। वाइल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गैस समीकरण। वाइल्स तथा चार्ल्स के नियम को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? गैस समीकरण। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? राइट आंसर वाष्पीकरण। समुद्र के जल से नमक को किस विधि द्वारा निकाला जाता है? वाष्पीकरण विधि द्वारा। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। यह मिश्रण से ठोस विलय को पृथक करने की विधि है। समुद्री जल को गर्म करने पर जल वाष्प में बदल जाता है एवं ठोस नमक बच जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक्वाडेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल का अनुपात होता है 1:3। एक्वाडेजिया में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं नाइट्रिक अम्ल का अनुपात 1:3 होता है। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु है ग्रेफाइट। एक द्रव्य अधातु है ब्रोमीन। एक द्रव्य अधातु है ब्रोमीन। ब्रोमीन द्रव्य अधातु तत्व है। इसकी स्थिति आवर्त सारणी के हैलोजेंस वर्ग में है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के चौथे आवर्त तथा 7वें वर्ग में स्थित हैं। पिंच ब्लेंड निम्न में से किस धातु का अयस्क है? यूरेनियम का। पिंच ब्लेंड यह यूरेनियम धातु का अयस्क है। यूरेनियम के अन्य अयस्क का नाम जैसे कार्नेटाइट है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकेरल ने। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? हेनरी बेकेरल ने। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से गृहीत किया गया है? ऑस्ट्रेलिया। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया है? 73वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करनी होती है?
राष्ट्रपति को संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करनी होती है। निम्नलिखित किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत में प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई है? भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अपीलीय क्षेत्राधिकार। डैश का मतलब है कि सर्वोच्च न्यायालय मामले और उसमें शामिल कानूनी मुद्दों पर पुनर्विचार करेगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार। भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये भारतीय संविधान का अंतिम व्यवस्थापक है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य के। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के सभी कारक किसके स्वामित्व और नियंत्रण में रहते हैं? राज्य के। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना के साथ जोड़ा गया है? दूसरी पंचवर्षीय योजना के साथ। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस राज्य में है? इनमें से कोई नहीं। बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 15.24%। बिहार बजट 2023 से 24 के अनुसार बिहार का विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 15.24%। प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टि से सबसे अधिक चावल का उत्पादन किस राज्य में होता है? पंजाब में। पंजाब में दोस्तों प्रति हेक्टेयर उत्पादन की दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो सबसे अधिक चावल का उत्पादन होता है। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। सही उत्तर को दोस्तों हम लोग चुनेंगे। जिम कार्बेट, जिम कार्बेट हो जाएगा दोस्तों उत्तराखंड। बांधवगढ़ ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। दम्फा, दम्फा हो जाएगा दोस्तों आपके मिजोरम में। और रणथंभौर, रणथंभौर राजस्थान। ये जितने सारे नाम हैं दोस्तों, जिम कार्बेट हो, बांधवगढ़, दम्फा या रणथंभौर, ये सारे बाघ रिजर्व हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सर्वाधिक वर्षा निम्न में से किस क्षेत्र में होती है? पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में। भारत में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी घाट, हिमालयी क्षेत्र तथा मेघालय में होती है। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय है प्रशांत महासागर में भूकंप एवं ज्वालामुखी से प्रभावित क्षेत्र। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर। निम्नलिखित जलधाराओं में से कौन सी ठंडी जलधारा है? फॉकलैंड जलधारा ये ठंडी जलधारा है। लेब्राडोर जलधारा ये भी ठंडी है। वेनेजुएला जलधारा ये भी ठंडी है। इनमें से सभी जलधाराएं दोस्तों ठंडी जलधाराएं हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है? इराक ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सारे कैस्पियन सागर से सीमा बनाता है। इराक ये कैस्पियन सागर से सीमा नहीं बनाता है। इसके अलावा अजरबैजान, ईरान और कजाकिस्तान ये सारे सीमा बनाते हैं। निम्न में से किस जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है? पूर्णिया। पूर्णिया दोस्तों ये जिला की सीमा रेखा की लंबाई पश्चिम बंगाल से सबसे कम स्पर्श करती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं? बिहार में। बिहार में दोस्तों सर्वाधिक पाइराइट पाए जाते हैं।
2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? गोपालगंज का। गोपालगंज का दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात है। और सबसे कम लिंगानुपात की बात की जाए तो ये मुंगेर का है 876, गोपालगंज का 1021। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है राष्ट्रीय जलमार्ग 1। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 को इलाहाबाद हल्दिया जलमार्ग के नाम से भी जाना जाता है। यह भारत का सबसे लंबा यानी 1620 किलोमीटर एवं सर्वाधिक उपयोगी जलमार्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य रेखा कहलाती है त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा। शून्य रेखा दोस्तों त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की रेखा कहलाती है, अर्थात त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा शून्य रेखा कहलाती है। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब तथा शेयर जरूर करिएगा।